गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 12। बच्चों आज इस वीडियो में हम 2020 का सेट 3 जिसका कोड है 347WC। देखिए पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उधर कोने में आपका कोड आ रहा है। तो इस पेपर के आज कुछ प्रश्न, विशेष रूप से पहला और दूसरा प्रश्न बच्चों आज हम हल करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न में दे रखे हैं बच्चों, देख लीजिए आप एक बार। इसमें दिया है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कहने का मतलब है बच्चों ये विकल्प वाला बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 का देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम हैं। तो 4 विकल्प हैं बच्चों इसके। पहला चालक, दूसरा विद्युत रोधी, तीसरा अर्धचालक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों हम स्पष्ट जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ही तत्व अर्धचालक होते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? चालक भी नहीं है बच्चों, ये विद्युत रोधी भी नहीं है और ये भी गलत है। सही विकल्प है इसका अर्धचालक। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं तो इसका सही विकल्प है बच्चों अर्धचालक। दूसरा देखिए पहले का ख, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन हैं विलयन के मोल अंश के। मोल अंश का मतलब है बच्चों मोल प्रभाज के। दूसरा है विलयन की मोलरता के। तीसरा है विलयन की मोलरता के और चौथा है बच्चों विलायक की मोलरता के। तो अब कौन सा विकल्प सही है उसके लिए बच्चों हम हिमांक का अवनमन उसका सूत्र देखेंगे तब आपको पता चलेगा स्पष्ट क्या होता है। डेल्टा टी हिमांक का अवनमन बराबर 1000 गुणा KF। KF का मतलब है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, जहाँ KF मोलल या मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w है बच्चों विलय की मात्रा, स्मॉल m विलय का अनुभार और कैपिटल W विलायक की मात्रा। इस 1000 को बच्चों हम नीचे ले जाते हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं KF गुणा स्मॉल w बटे m गुणा कैपिटल W बटे 1000। ये इंटू में है, नीचे ले जाएंगे तो बटे के भी बटे में हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको लिख सकते हैं KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W बटे 1000। ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए बच्चों, ठीक है। ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे की नीचे। तो W बटे 1000, W मतलब ग्राम में है मात्रा विलायक की, 1000 का भाग दे देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। जब विलायक की मात्रा किलोग्राम में होती है, स्मॉल w है बच्चों विलय की मात्रा और स्मॉल m है विलय का अनुभार। W अपॉन m को हम लिख सकते हैं बच्चों स्मॉल n विलय के मोल और ये हो गया कैपिटल W बटे 1000 विलायक की किलोग्राम में मात्रा। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या जो होती है उसको कहते हैं हम मोललता। तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी चल रहा है बच्चों, डेल्टा टी बराबर KF गुणा m0। ये क्या है? मोललता। यदि हम KF को हटा दें, एक नियतांक है, यदि इसको हटा दें तो डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा बच्चों? m0 के, यानी कि मोललता के, ठीक है। तो डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती हो गया बच्चों m0 मोललता। तो देखिए इसमें से अब सही विकल्प कौन सा होगा?
विलयन के मोल अंश के मूल प्रभाज के बराबर नहीं होती बच्चों। विलयन का हिमांक समानुपाती नहीं होता है विलयन के मूल अंश के, तो ये विकल्प आपका गलत है। दूसरा देखिए, विलयन की मोलरता के भी अनुक्रमानुपाती नहीं होता, ये भी गलत है। तीसरा है विलयन की मोललता, ये सही है बच्चों, तो इसका सही विकल्प हो गया तीसरा। चौथा है विलायक की मोललता। विलायक की मोललता नहीं होती है बच्चों, मोललता होती है हमेशा विलयन की। विलय या विलायक की मोललता नहीं होती है, मोललता होती है हमेशा विलयन की, तो ये भी आपका विकल्प नहीं है। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन अनुक्रमानुपाती किसके है बच्चों? मोललता के, विलयन की मोललता। तो सही आपका विकल्प हो गया विलयन की मोललता के समानुपाती होता है विलयन का हिमांक। ग निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए देखिए रिएक्शन क्या है, Zn प्लस Cu+2 एक्वस, AQ का मतलब बच्चों जलीय एक्वस, एरो Zn+2 एक्वस प्लस Cu। इसमें दिया है नीचे ब्रैकेट में बच्चों A डिग्री Zn/Zn+2 बराबर -0.76 वोल्ट। इसका मतलब है जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.76 वोल्ट है, तथा E डिग्री Cu++ इससे इसका Cu++Cu यानी कि कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बराबर +0.34 वोल्ट। तो इसमें पूछा है बच्चों सेल का EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1.10 वोल्ट, अगला है 0.10 वोल्ट, तीसरा है -1.10 वोल्ट और चौथा है -0.110 वोल्ट। अब कौन सा सही विकल्प है बच्चों, उसके लिए हमको ये हल करना पड़ेगा। EMF का सूत्र होता है बच्चों, EMF बराबर होता है E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम ऋणात्मक होता है अर्थात अधिक धनात्मक होता है, वह इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिसके लिए ज़्यादा माइनस में मान होगा, ऋणात्मक अधिक मान होता, माइनस में अधिक मान होता है, वो होता है बच्चों एनोड। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसका मान है माइनस में 0.76 और इसका मान है प्लस 0.34 वोल्ट, यानी कि ये प्लस में है माइनस में नहीं है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों कैथोड, क्योंकि कम है माइनस, हो गया एनोड। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे E डिग्री Cu+2 से Cu ये माइनस E डिग्री, क्योंकि ये हो गया कैथोड, ज़्यादा माइनस में है, जिसके ज़्यादा ऋणात्मक है वो हो गया एनोड, E डिग्री Zn/Zn+2। ठीक है, मान रख देंगे इन दोनों के, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉपर का कितना Cu का 0.34 माइनस Zn+ इसका मान है बच्चों माइनस में, माइनस करके ब्रैकेट में लिखेंगे अगली संख्या को, माइनस वाली को, -0.76। अब ब्रैकेट को खोलेंगे बच्चों, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए ये माइनस लग गया बाहर और इसका मान रख दिया ये। अब खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट प्लस का 1.10 वोल्ट। तो देखिए बच्चों पहला विकल्प आपका सही है, ये गलत है विकल्प, ये माइनस में है तो ये भी गलत है, और ये भी माइनस में, ये भी गलत है। तो सही विकल्प कौन सा हो गया 1.10 वोल्ट, ये प्लस वाला, तो ये आपका सही विकल्प है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है, यानी कि मात्रक है, मिनट इनवर्स, दूसरा है लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स, तीसरा है मोल लीटर इनवर्स लीटर की घात -1 मिनट इनवर्स मिनट की घात -1, और चौथा है विमाहीन। अब हमको इसकी मात्रक देखने के लिए बच्चों शून्य कोटि का वेग समीकरण, देखिए बच्चों ये होता है शून्य कोटि का वेग समीकरण, x/dt अभिक्रिया का वेग बराबर k × एक्टिव मास a की घात 0, क्योंकि अभिकारक a है उसके 0 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, और किसी की घात 0 होती है बच्चों तो उसका मान होता है 1, किसी की घात लगी हो तो उसका मान हो जाता है 1, तो ये बराबर हो जाएगा k, क्योंकि इसका मान हो गया 1।
तो देखिए बच्चों, के का मात्रक पूछा, क्या होगा? के का मात्रक निकालने के लिए इनके मात्रक देख लीजिए। dx है सांद्रता, सांद्रण मोल प्रति लीटर में, तो इसका मात्रक तो है मोल प्रति लीटर बटे dt है समय, मिनट में दे रखा तो मिनट ले लेंगे, ठीक है, बराबर के। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ये ऑब्लिक है बटे में, इसको लीटर को ऊपर लाएंगे तो लीटर की घात हो जाएगी -1, इस मिनट को ऊपर लाएंगे तो इसकी भी घात हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा बच्चों मोल, इसको लाएंगे ऊपर, ये बटे में मिनट, मोल प्रति लीटर, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में, मोल, उसके बाद इंटू लीटर इनवर्स। अब इस मिनट को भी ऊपर लाएंगे बटे में है तो ये हो जाएगी मिनट इनवर्स बराबर के का मात्रक बच्चों ये हो गई इकाई, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो देखते, पहला है मिनट इनवर्स, इसमें मोल और लीटर दिया नहीं है तो बच्चों ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है लीटर मोल इनवर्स, देखिए मोल इनवर्स नहीं है बच्चों, तो ये भी आपका गलत हो गया विकल्प, ठीक है, क्योंकि मोल इनवर्स दे रखा है, मोल इनवर्स मात्रक नहीं है इसका। तीसरा है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, तो बच्चों यही आपका सही विकल्प है। चौथा है विमाहीन, ये गलत है विकल्प, ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, PCl3 जल से क्रिया करके बनाता है, PCl3 जल से क्रिया करके क्या बनाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 अणु जल के साथ क्रिया करता है बच्चों, ये बनाता है H3PO3 + 3HCl, क्या नाम है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। PCl3 3 अणु H2 के साथ क्रिया करता है बच्चों, तो 3 HCl निकल जाते हैं और बचा हुआ इसके साथ जुड़ जाता है H3PO3, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, मेन प्रोडक्ट ये है। तो देखते हैं विकल्प आपका कौन सा सही है। PCl3 जल से क्रिया करके बनाता है, सही विकल्प PH3, ये तो बच्चों गलत है विकल्प। दूसरा है H3PO3, ये सही है विकल्प दूसरा। तीसरा है POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये भी बच्चों आपका गलत विकल्प है। चौथा है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, बच्चों ये भी नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो PCl3 जल से क्रिया करके बनाता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका H3PO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले का छठा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम कौन सी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है या जल अपघटित करता है। बच्चों पेप्सिन हमारे आमाशय में पाया जाता है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है हमारे आमाशय में, ठीक है। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम आमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड्स के। देखिए कौन सा सही विकल्प होगा। पहला विकल्प है प्रोटीन से एमिनो अम्ल, दूसरा है वसा से वसा अम्ल, ये तो गलत है, वसा से वसीय अम्ल नहीं तोड़ता। तीसरा है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, ये भी गलत है, जाइमेस एंजाइम होता है इसमें। चौथा है पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, ये काम करते हैं एमाइलेज एंजाइम, तो ये भी गलत है। तो पहला ही बच्चों ये बचा, प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वास्तव में तो एमिनो अम्ल में नहीं तोड़ता है, ये तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड्स में, लेकिन विकल्प यही दिया है तो यही मान लिया जाएगा। तो सही विकल्प हो गया आपका प्रोटीन से एमिनो अम्ल। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा है CCP क्यूबिक किलोज पैक्ड जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। इसके आगे पूछा है बच्चों CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों दो चीज़ पूछी है इसमें, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता यानी कि संकुलन दक्षता की गणना कीजिए, और CCP जालक की संकुलन दक्षता HCP
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जालक से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। लिखना है बच्चों थोड़ा सा। हम जानते हैं कि CCP जालक में फलक केंद्रित इकाई कोष FCC इकाई कोष पाए जाते हैं और FCC इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या 4 होती है तथा FCC इकाई कोष की परमाणु त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2√2। अब कैसे होगी बच्चों, इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो इसके लिए हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिए। देखिए इस तरह से होता है इकाई कोष, सरल घनीय इकाई कोष होगा बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो फलक केंद्रित में क्या होता है, फलक के सेंटर में एक इकाई कोष परमाणु पाया जाता है जो कोनों के, जो फलक के विकर्ण के कोनों पर स्थित परमाणु को स्पर्श करता है। यानी कि इस तरह से देखिए, यहाँ पे होगा एक परमाणु, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। इस तरह से होता है, देखिए इसको मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, एक R और एक R, ये 4R हो जाएगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फलक का विकर्ण जो होगा वो होगा 4 परमाणु त्रिज्या के बराबर, एक R 2R इसको व्यास इसका हो रहा बीच वाले परमाणु का और एक R इसका, 4R ये है A, ये भी A है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 4R का स्क्वायर विकर्ण का वर्ग बराबर होता है A² + A², तो हो जाएगा 16R² बराबर 2A²। इससे काट लेंगे तो 8 बार जाएगा, 8R² बराबर A² या ये है, तो R बराबर हो जाएगा बच्चों A/2√2। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल बचा रह जाएगा। ठीक इस तरह से हो गया R बराबर A/2√2 इक्वेशन फर्स्ट। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, उसे आप देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जहां R परमाणु त्रिज्या है तथा स्मॉल a घन या FCC की भुजा है। यदि इकाई कोश का कुल आयतन कैपिटल V हो तब FCC इकाई कोश का आयतन V बराबर हो जाएगा बच्चों A³ इक्वेशन मान लेंगे इसे। एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का परमाणु क्या है, गोला, परमाणु कैसे होते हैं, गोलाकार, गोले जैसे, बॉल के जैसे। एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r घन, क्योंकि FCC में कुल 4 परमाणु पाए जाते हैं, अतः 4 परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन V' बराबर हो जाएगा बच्चों 4 गुणा एक परमाणु का आयतन, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा एक परमाणु का आयतन कितना है, 4/3 पाई r घन। V' बराबर हो गया बच्चों ये r का मान समीकरण 1 से रखने पर ये हो जाएगा बच्चों V' बराबर, यानी कि 4 परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन बराबर 4 गुणा 4/3 पाई, r की जगह क्या रख देंगे बच्चों, ये वाला मान A/2√2 का होल घन करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4 गुणा, ये हमने काटा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे काट देंगे उसे एक साथ, 4 गुणा 4/3 पाई इंटू A³ इसका घन करेंगे बच्चों, 2 का घन हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और वर्गमूल 2 का घन करेंगे तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2 हो जाएगा बाहर, तो 8 पहले से है, 2 बचा वो आ गया, 8 दूनी 16 और 1 वर्गमूल 2 बचा रह जाएगा। तो इसके 2 वर्गमूल 2 का घन करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 16 वर्गमूल 2। अब इसको काटे लेते हैं, 4 चौक 16 और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा बच्चों निकल के V' बराबर पाई गुणा A³ बटे पाई इंटू A³/3 वर्गमूल 2। ये 3 बटे में है तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे और वर्गमूल 2 ये बचा हुआ है। ये हो गई बच्चों इक्वेशन, इसे 2 मानेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 3।
ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन 3। संकुलन दक्षता होती है बच्चों इकाई कोश का वह आयतन, कुल आयतन का वह भाग जो उसके घटक परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है, उसको कहते हैं बच्चों हम संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। संकुलन दक्षता बराबर होता है बच्चों परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे इकाई कोश का कुल आयतन गुणा 100। संकुलन दक्षता हो जाएगी बच्चों V डैश बटे V गुणा 100। परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन है ये रहा V डैश और इकाई कोश का कुल आयतन है बच्चों V। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 V तथा V डैश का मान रखने पर, जब V डैश का मान रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा बराबर V डैश का मान है पाई गुणा A क्यूब बटे 3 वर्गमूल 2 बटे, इसके बटे तो आ गया बच्चों V डैश का मान ऊपर बटे V का मान कितना है A क्यूब, इसके आगे गुणा 100 तो बराबर का चिन्ह आएगा यहाँ पे बराबर पाई गुणा A क्यूब बटे 3 वर्गमूल 2 बटे A क्यूब गुणा 100। A क्यूब से A क्यूब कट जाएगी बच्चों तो आ जाएगा पाई गुणा 100 और ये वाला बटे में आ जाएगा नीचे 3 वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, मान रख देंगे। पाई का मान होता है 3.14 गुणा 100 बटे 3 गुणा 1.41 1.414 होता है वर्गमूल 2 का मान। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 314 बटे 2 3 और इसको हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है लगभग 74%, 74.0 इस तरह से आएगा 74.023 या कुछ इस तरह से, तो इतना मान लेंगे। ठीक है, तो संकुलन दक्षता कितनी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे CCP जालक की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता बराबर 74%। इसका मतलब है बच्चों कुल इकाई कोश का 74% भाग परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, बाकी बचा हुआ 26% भाग खाली होता है बच्चों रिक्त स्थान यानी कि वॉइड्स के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में पाया। क्वेश्चन में आगे पूछा है CP की संकुलन क्षमता HCP से किस प्रकार भिन्न होती है। एक लाइन नीचे लिख देंगे HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। HCP तथा CCP दोनों की ही संकुलन दक्षता 74% होती है, लेकिन यद्यपि दोनों की संकुलन दक्षता 74% होती है और दोनों में ही फलक केंद्रित इकाई कोश पाए जाते हैं, लेकिन SCP में इकाई कोश का आयतन CCP की अपेक्षा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त HCP स्ट्रक्चर जालक में जो फलक केंद्रित इकाई कोश होता है उसमें 8 परमाणु पाए जाते हैं, जबकि CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड जालक में जो फलक केंद्रित FCC होता है इकाई कोश होता है उसमें बच्चों केवल 4 पाए जाते हैं। तो मुख्य अंतर यही है, SCP में इकाई कोश का आयतन अधिक होता है और परमाणुओं की संख्या 8 होती है, जबकि CCP में इकाई कोश का आयतन कम होता है और परमाणुओं की संख्या केवल 4 होती है और दोनों में ही संकुलन दक्षता का मान 74% होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ख आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, 25.6 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया है, जिसका MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.68 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। आगे दिया है बच्चों नेफ्थेलीन का KF मूल्य 6.8 केल्विन प्रति मोल है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, अब इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या किया दिया है, विलय की मात्रा स्मॉल w दे रखी है, यह है 25.8
6 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है विलायक की मात्रा 1000 ग्राम। इसके अलावा और दिया है बच्चों हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 0.68 डिग्री सेल्सियस। आगे जीरो दिए, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तब भी आगे वाले में जीरो कोई मतलब नहीं। इसके आगे दिया है KF। KF का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि F इसके सफिक्स में दिया हुआ है के, इसलिए बच्चों यह है मोलल अवनमन स्थिरांक। इसमें लगेगा 1000 वाला सूत्र। KF का मान दिया है बच्चों 6.8 केल्विन प्रति मोलल। अब पूछा है अनुभार क्या होगा, स्मॉल m बराबर क्या। तो बच्चों सूत्र है आपका हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर होता है बच्चों 1000, क्योंकि KF दे रखा है तो 1000 वाला सूत्र लगेगा। 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। अब हमको निकालना क्या है स्मॉल m, तो स्मॉल m को इधर ले आएंगे। m बराबर हो जाएगा 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। अब मान रख देंगे बच्चों इसमें इक्वेशन में यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा KF का मान कितना है बच्चों 6.8 गुणा स्मॉल w का मान 25.6 बटे डेल्टा टी का मान 0.68। इस जीरो का बच्चों कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद यदि कोई सार्थक अंक नहीं है उसके बाद कितनी चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है, गुणा कैपिटल W कितना है बच्चों 1000। अब इसको हल करेंगे, देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा। अब इस दशमलव से बच्चों 2 अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर इसमें है, 1 अंक पर इसमें है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 68 गुणा 256 बटे 68। 68 से 68 कट जाएगा, तो m कितना आ जाएगा बच्चों अनुभार 256। तो यही आपका आंसर हो गया। तो सल्फर अणु जो गंधक का अणु है उसका अनुभार हो गया बच्चों 256। तो सल्फर बच्चों S8 के रूप में पाई जाती है। S8 सल्फर के 8 परमाणु परस्पर जुड़कर सल्फर अणु बनाते हैं, आणविक ठोस, ठीक है। तो जिसका अनुभार होगा 256, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ग आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इसमें पूछा है साम्य स्थिरांक की गणना नर्स्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इसमें पूछा है बच्चों साम्य स्थिरांक की गणना नर्स्ट समीकरण की सहायता से कीजिए। तो हेडिंग बना लेंगे नर्स्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना। माना एक विद्युत रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। A प्लस B एरो C प्लस D, जहाँ ABCD क्रमशः A, B, C और D के मोल हैं। नर्स्ट समीकरण से नर्स्ट समीकरण होती है बच्चों E सेल, किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव E सेल बराबर होता है E डिग्री माइनस RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग इंटू एक्टिव मास C की पावर C इंटू एक्टिव मास D की पावर D बटे एक्टिव मास A की पावर A इंटू एक्टिव मास B की पावर B। इस नेचुरल लॉग को बच्चों लॉग बेस E भी कह देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं लॉग बेस E, जहाँ E नेपेरियन लोगेरिथम कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग को लॉग बेस
10 में परिवर्तित कर लेते हैं बच्चों हम सबसे पहले। जब नेचुरल लॉग को यानी कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदला जाता है तो अब गुणा लगा दी जाती है 2.303 की, ठीक है। तो इसमें गुणा लगा देंगे तो हो जाएगा ई सेल बराबर ए डिग्री माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10 इंटू एक्टिव मास C की पावर C इंटू एक्टिव मास D की पावर D बटे एक्टिव मास A की पावर A इंटू एक्टिव मास B की पावर B, ठीक है। परंतु हम क्या जानते हैं बच्चों, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, ये होता है अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के बराबर। तो लिख देंगे परंतु एक्टिव मास C की पावर C इंटू एक्टिव मास D की पावर D बटे एक्टिव मास A की पावर A इंटू एक्टिव मास B की पावर B बराबर है बच्चों Kc, जो कि होता है साम्य स्थिरांक के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसकी जगह Kc। तो ये हो जाएगा अतः E सेल बराबर E डिग्री माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10 Kc साम्य स्थिरांक। R है बच्चों गैस नियतांक, T है परमताप, N है शुद्ध रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, और F है बच्चों फैराडे संख्या जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। अब इसमें T का मतलब डिग्री सेल्सियस पर, तो RT और F का मान रखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों हम E सेल बराबर हो जाएगा E डिग्री माइनस 0.0591 बटे N इंटू लॉग बेस 10 Kc, चाहे तो इसे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है Kc। साम्य पर क्या होता है बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF ऑफ सेल या ई सेल का मान हो जाता है 0। ई सेल बराबर 0, जब इसकी जगह 0 लिख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा क्योंकि इसे माइनस है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ई डिग्री बराबर इतना हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः ई डिग्री बराबर 0.0591 बटे N लॉग बेस 10 Kc। बच्चों यही नर्स्ट समीकरण की सहायता से अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना है, उसका फॉर्मूला है E डिग्री बराबर 0.591 बटे N लॉग बेस 10 Kc, जहाँ E मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो भी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया विद्युत रासायनिक समीकरण है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.0591 बटे N लॉग बेस 10 Kc। Kc है आपका साम्य स्थिरांक। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का घ भी कंप्लीट हो जाता है। 2 का घ आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें पूछा है सत्यापन कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ये सिद्ध करना है बच्चों। देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक के बराबर होता है बच्चों 2.303 बटे T लॉग बेस 10
a/a-x, जहाँ के अभिक्रिया का वेग नियतांक है, t अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, a-x t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है तथा x t समय पश्चात मात्रा है x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए, माना a बराबर 100, प्रारंभिक मात्रा हम मान ले रहे हैं बच्चों 100, क्योंकि इसमें दे रखा है 99.9%, तो उसे हल करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम बच्चों प्रारंभिक मात्रा को 100 मान ले रहे हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, 99.9% पूर्ण हो गई। इसका मतलब x का मान है बच्चों को, x का मान हो जाएगा 99.9, यदि हम a को मान लें 100। ठीक है, तो हर रिएक्शन में हम a का मान 100 मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे अब अभिक्रिया के अर्धपूर्ण यानी कि आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में पर, तो x हो जाएगा बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा 50। यदि प्रारंभिक मात्रा a मान ले रहे हैं 100, तो आधी अभिक्रिया पूर्ण हो गई, यानी कि 100 में से 50 भाग उत्पाद में बदल चुका है बच्चों x, तथा समय मान लीजिए t1 है, तब x बराबर हो गया 50 यदि प्रारंभिक सांद्रता 100 है। तब लिख देंगे प्रथम कोटि के वेग नियम से। प्रथम कोटि के वेग नियम से क्या होता है बच्चों, k बराबर 2.303 बटे t की जगह क्या लिखेंगे हम, t1 इंटू log बेस 10 a/a-x। अब मान रख देंगे बच्चों, एक ही जगह क्या रखेंगे 100, हमेशा प्रारंभिक मात्रा 100 ही लेंगे दोनों कंडीशंस में, x का मान चेंज होगा केवल। ठीक है, तो रख देंगे x की जगह लिख देंगे 50.303 बटे t1 इंटू log बेस 10 100 बटे 100 माइनस x का मान कितना बच्चों 50। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2.303 बटे t1 इंटू log बेस 10 इंटू 100 बटे 50। 100 में 50 घटाएंगे 50 बचेगा, 50 का भाग 100 में देंगे बच्चों 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t1 इंटू log बेस 10 2। log 2 का मान होता है बच्चों, log टेबल में देख लेना 30/10, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। log 2 का मान होता है 0.3010, ये याद रखना आप। ठीक है, log 2 का मान होता है 0.3010। आपको क्या करना है, 20 वाले कॉलम में 0 के नीचे देखना है, 20 के आगे 0 के नीचे देखेंगे तो इतना आएगा 30/10, ये हो गया। तो इसको लिख देंगे k बराबर 2.303 बटे t1 log 2 का मान कितना है 30/10, यानी कि गुणा 0.3010। इसको मान लेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। आगे लिख देंगे चूंकि log 2 बराबर 0.3010, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय यदि T2 है, तब x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, इतनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अभिकारक का 99.9 भाग उत्पाद में बदल चुका है, तो 99.9। ठीक है, और a का मान 100 रहेगा, वही शुरू वाला। अब लिख देंगे प्रथम कोटि वेग नियम से। प्रथम कोटि के बराबर 2.303 बटे T2। टाइम क्या है बच्चों, t की जगह T2 लिखेंगे, यहाँ पर T2 माना है, इंटू log बेस 10 a/a-x मान रख देंगे, तो हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे T2 log बेस 10, a का मान कितना है 100, ये यहाँ पर 100 यहाँ पर लिख दिया हमने, 100 बटे 100 माइनस x का मान 99.9।
और घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 2.303 बटे T2 इंटू log बेस 10 100 बटे 100 में से घटाएंगे बच्चों 99.9 तो नीचे बचेगा 0.1। अब इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी तो हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे T2 log बेस 10 इंटू 1000। 1000 का मतलब क्या है बच्चों 10 की घात 3 log बेस 10 इंटू 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 3 log 10 और log 10 का मान होता है बच्चों 1, तो इसका मान हो जाएगा निकल के 2.303 बटे T2 गुणा 3। क्यों 10 की घात 3 का मतलब है बच्चों 3 log 10 और log 10 का मान होता है हमेशा 1। समीकरण 1 से k का मान रखने पर यहाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों k का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2.303 बटे T1 गुणा 0.3010 बराबर 2.303 बटे T2 गुणा 3। देखिए बच्चों 2.30 से 2.30 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, T2 को इधर ले आएंगे, T1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों T1 गुणा 3 बटे 0.3010। 3 में 0.3010 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बराबर T1 गुणा 10 और यही आपको सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं हम या T2 बराबर 10 T1 10 गुणा T1 10 T1 यही आपसे पूछा है। T2 क्या है बच्चों T2 है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय और T1 क्या है बच्चों T1 है अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में लगा समय। देखिए अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में लगा समय, तो अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, यही पूछा है। तो नीचे लिख देंगे इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आ गए हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें बच्चों, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या को पूछें, हम आपको दोबारा बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।